Hello everyone, welcome to Chemist. I hope you all are doing good. So this is going to be the first video lecture of demo course, and in this video we are going to start the topic electrochemistry. अब देखो, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ जनरल सी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आपको पता है कि केमिज्म पे जो टीचिंग है वो चलने वाली है थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करने के पीछे मेरा एक मोटिव ये भी था कि जब लाइव क्लासेस होती है तो एक टाइम फिक्स्ड होता है कि आपको इतने बजे क्लास ज्वाइन करना है, क्लास में नोट्स भी बनाने हैं। तो अगर आप उस टाइम पे फ्री नहीं हो या फिर आप स्पीड मैच नहीं कर पा रही आपकी, तो आपके नोट्स छूट जाते हैं बीच बीच के, और फिर आप दोबारा लेक्चर देखोगे, टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं आपको। ठीक है, वीडियो लेक्चर पॉज कर करके नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि नोट्स अगर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाती है। और रिवीजन का बहुत मेजर रोल होता है, रिवीजन आपके रिजल्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज मैं 50 बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे बच्चों के मार्क्स सेम आ जाएं, जबकि कंटेंट सेम होगा, आपको मैं सेम क्वेश्चंस कराऊंगी, सब कुछ सेम होने के बाद भी रिजल्ट डिफरेंट आता है। और ये किस वजह से होता है? रिवीजन की वजह से होता है। तो अगर आपके नोट्स थोड़े अट्रैक्टिव नहीं होंगे, अगर आपके नोट्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे, तो आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने नोट्स को ऐसा बनाओ कि आपको मन करे बार बार पढ़ने का, है ना। मल्टीपल कलर्ड पेन्स यूज करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो, तो ऐसे एग्जाम टाइम में इजी हो जाएगा आपके लिए कि कौन सा पॉइंट मुझे बार बार देखना है ना। तो ये वाली चीज आपको करनी है। एक और चीज है कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो चैप्टर खत्म होने के बाद असाइनमेंट आपको मिलेंगे, असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, बट क्लास में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मैम ने क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्यूशन देगी और हम उसको एज इट इज अपने नोट्स में लिख लेंगे। किसी भी बच्चे को ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एटलीस्ट ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर निकाल देना है, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपसे, बट हाँ, ट्राई जरूर करना है। ठीक है, आप ट्राई करोगे तभी आप आगे जाके खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अप्रोच सही होना मैटर करता है, और अप्रोच कैसे बिल्ड होगा? अगर आप बार बार ट्राई करोगे, बार बार गलतियां करोगे, तभी आप सीखोगे। ठीक है। अब बट क्या है कि जब आप सॉल्यूशन लिखोगे अपने नोट्स में, तो सॉल्यूशन तब लिखना जब मैं सॉल्व कर दूं, क्योंकि ऐसे होता है कि काफी बारी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्टकट लगा लेते हैं, आंसर भी आ जाता है, बट अगर मैं बोलूं प्रॉपर सॉल्यूशन कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो स्टूडेंट्स हमेशा स्टेप्स मिस कर जाते हैं बीच में। तो आपको सॉल्यूशन प्रॉपर लिखना है, जब मैं सॉल्व कर दूं फिर आप उसको लिख सकते हो अपने नोट्स में, क्योंकि अभी आप सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिर्फ इलेक्ट्रो के फॉर्मूले आपके माइंड में होंगे, बट धीरे धीरे 2-3 महीने बाद बहुत सारा टॉपिक हो चुका होगा, उस टाइम पे आप छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होंगे कि इस क्वेश्चन में हमने ऐसे क्यों किया। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके नोट्स में सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको अपने नोट्स में प्रॉपर लिखना है, बट उसके पहले खुद से ट्राई जरूर करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि मैं अपने नोट्स गंदे ना करूं, नोट्स एकदम क्लीन होने चाहिए। मैं भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा रहता था कि मेरे नोट्स एकदम क्लीन होने चाहिए। तो मैं ये करती थी ना कि अपने साइड में एक नोटबुक रखती थी, और उस पे जो भी क्वेश्चन आता था स्क्रीन पे, पहले मैं खुद सॉल्व करती थी और उसके बाद प्रॉपर सॉल्यूशन अपने नोट्स में लिखती थी। तो ये आप भी कर सकते हो, इससे आपके नोट्स भी गंदे नहीं होंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना काफी है, आगे जैसे नीड होगा मैं बाकी चीजें भी आपको बताती रहूंगी, बट अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
पढ़ तो लेंगे, बट सबसे पहली बात इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। एक आइडिया तो हम लगा ही सकते हैं ना, प्रॉपर डेफिनेशन हमें ना पता हो, बट एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिस्ट्री मीन्स अपना केमिस्ट्री, है ना। तो आई सो सॉरी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीधा सा मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री के बीच का रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का क्या एप्लीकेशन हो सकता है केमिस्ट्री में, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is a branch of physical chemistry concerned with, just a minute, okay, electrochemistry is a branch of physical chemistry concerned with the relationship between electricity एंड केमिकल रिएक्शंस। अब फिजिकल केमिस्ट्री हम सबको पता है कि केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, और हम तीनों ही ब्रांचेस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट सिर्फ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ईजी चैप्टर है अगर आप सब कुछ समझ जाते हो तो। ठीक है, तो देखो, हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच का रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन खुद से होती है एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कैटेगरी 2 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, डिफरेंस तो ऑब्वियस है कि एक केस में रिएक्शन खुद से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, और दूसरे केस में इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, तो ऑब्वियसली ये दोनों रिएक्शन अलग टाइप के नहीं लग रहे आपको, कि एक खुद से हो जा रही है, दूसरे को कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है ना, कुछ तो डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्या है, ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्लास 11th में थोड़ा सा। ओके, उसके पहले हम पढ़ेंगे ये वाला भी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations। तो यहाँ पे अब बहुत सारे हैवी वर्ड्स आ चुके हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। तो अभी 1 बाय 1 देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप समझ लो 2 पार्ट हो गया एक तरीके से। एक पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज्ड हो रही है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करा रहे हैं। तो अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं ये अभी देखेंगे। अब आता है बिल्डिंग कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन, इसमें हम क्लास 11 के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करेंगे। सबसे पहली चीज है, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट at the conditions under which the reaction is occurring. This is very important, at the condition under which the reaction is occurring। आपको भी पता है जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस होते हैं उसमें जो रिएक्शन हो जाए उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन को बहुत ज़्यादा वैरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आई एम वेरी श्योर कि आप सब ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाले रिएक्शंस ऐसे देखे होंगे। सपोज मैं इन जनरल रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट लिख रही हूँ, कुछ केसेस में यहाँ पे लिखा होता है हाई टेम्परेचर, कुछ केसेस में यहाँ पे लिखा होता है रूम टेम्परेचर। तो क्या ऐसा क्यों कि ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, इसको कराने के लिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ रहा है? तो ऑब्वियसली ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें रिएक्शन कंडीशंस ऑल्टर करनी पड़े, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस को एक्सट्रीम करना पड़े, उनको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से नहीं होंगे, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होंगे, उनको कराने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि हम फोर्सिबली करा रहे हैं, जो भी है हमारे कंडीशंस उनको ऑल्टर करके। ऑल राइट, अब यहाँ पे एक नोट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एवरी रिएक्शन कैन बी मेड टू टेक प्लेस इफ द रिएक्शन कंडीशंस आर ऑल्टर्ड, बट लेबोरेटरी हैज सर्टेन लिमिटेशंस। प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस कैन नॉट बी वैरिड बियॉन्ड द लिमिट, so the reactions which do not occur under normal condition are termed as non-spontaneous reactions। देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो होंगे ही नहीं, होंगे, ऑब्वियसली होंगे, बट उनके लिए आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन चेंज करना पड़ेगा या फिर कोई ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा। ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब है? ऐसा फोर्स जो कि रिएक्शन को कंप्लीट करा दे। ठीक है, बट हम जो भी करते हैं एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं। और लेबोरेटरी की ना सर्टेन लिमिटेशंस होती है, वहां पे आप टेम्परेचर और प्रेशर को एक लिमिट से ज्यादा वैरी नहीं कर सकते। तो लेबोरेटरी की लिमिटेशंस होती है, इसीलिए जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उनको हमने नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों बोला? एक रिलेटिव टर्म होता है ये, कि लेबोरेटरी में नॉर्मल कंडीशन है, वहां पे ये रिएक्शन खुद से नहीं हो पा रही है, इसको कराने के लिए हमें टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस रिक्वायर ड्राइविंग फोर्सेस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत है। और ड्राइविंग फोर्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑल्टर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो मेन कंसर्न है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है फिर? ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो रिएक्शन खुद से नहीं हो पा रहा था उसको कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 पे। अब आप बता पाओगे यहाँ पे कि कैटेगरी 1 में रिएक्शन खुद से हो रही थी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब कैटेगरी 1 में कहीं ना कहीं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कैटेगरी 1 में हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी 1 में हमने कोई एज सच ड्राइविंग फोर्स नहीं दिया है। बट कैटेगरी 2 में इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस। कैटेगरी 2 में इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत पड़ रही है, एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ ड्राइविंग फोर्स। मतलब कैटेगरी 2 वाला जो रिएक्शन है वो खुद से नहीं होने वाला, उसको कराना पड़ेगा ड्राइविंग फोर्स देके। तो मतलब कैटेगरी 2 में हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। अब है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन सा नहीं है? तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे ये भी 11th की चीज है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेल्प्स अस डिटरमिन वेदर अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, and using changes in Gibbs free energy it can be predicted that whether a reaction will be spontaneous in the forward or reverse direction or whether it is at equilibrium। ये वाला पॉइंट देखो, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का क्या मतलब है? सपोज
लिखने का तरीका होता है। रिएक्टेंट इज गेटिंग, एक ऐसे लिखते हैं हम, एक ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या है, जो बैकवर्ड वाला एरो है उसकी लेंथ बड़ी है, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है ना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है। मतलब जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव नेगेटिव की बात अभी मैंने आपको बताई नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर से आऊंगी। ये वाला देखो, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो है इसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब इस केस में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो मोर फेवरेबल है। और इसमें क्या है, दोनों एरोस की लेंथ सेम है, मतलब जितना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही बैकवर्ड में भी आ रहा है, और ऐसे केस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ इन जनरल इक्विलिब्रियम पे होने का क्या मतलब होता है। इक्विलिब्रियम पे होने का एक सीधा सा मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of backward reaction. Sorry. अब इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका बस ये मतलब है कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब नेट चेंज तो कुछ नहीं आने वाला है ना। अगर मैं नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो नहीं आएगा कोई चेंज, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब अब क्लियर है सबको कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जीरो रहता है और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट सेम होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। ओके, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। अब आगे चलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब जो ये डेल्टा जी है इसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी के साइन से आप पता लगा सकते हो, उसकी वैल्यू से वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल होने वाली है या नहीं और किस डायरेक्शन में फिजिबल होने वाली है। तो इन तीन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। रिएक्शंस विच हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी आर सेड टू बी स्पॉन्टेनियस। ऐसे रिएक्शंस जिनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। Reactions which have positive value of Gibbs free energy are said to be non-spontaneous. ऐसे reactions जिनके लिए Gibbs free energy की value positive होती है उनको हम बोलते हैं non-spontaneous, और ऐसे reactions जिनके लिए Gibbs free energy की value zero होती है वैसे reaction को हम बोलते हैं कि वो equilibrium पे है। तो ये तीनों points आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आगे। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स अभी तक जो भी था 11th का पोर्शन हमने रिवाइज किया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन पोर्शन है वो शुरू होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन इट और use the electrical energy supplied to it to facilitate chemical reactions in it. These devices are capable of converting
केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया फर्स्ट स्लाइड पे ही हमने देखा था कि दो कैटेगरीज थे, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। एक में रिएक्शन खुद से हो रहा था एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, और दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा था हमें टू ड्राइव द रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे भी दो काम हो सकता है, या तो ये कि केमिकल रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करें और उससे केमिकल रिएक्शन हो। तो इस बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही हम बोलते हैं डैनियल सेल भी, ठीक है। इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, whereas in electrolytic cell a chemical reaction, more precisely electrolysis, is carried out with the help of an electric current। अब हमारे लिए ये सारी चीजें बिल्कुल नई नहीं है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि ड्राइविंग फोर्स के जैसा काम करता है और केमिकल रिएक्शन को ड्राइव करता है। तो आपको समझ आ गया, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है इसमें केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें समझ आ गया गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है मैंने, दस इन गैल्वेनिक सेल chemical energy is converted into electrical energy, whereas in electrolytic cell reverse process takes place। electrolytic cell में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन ड्राइव होता है एंड केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसके आगे का पोर्शन मैं आपको वन नोट पे कराती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो आगे हमारा मेन टॉपिक जो आता है वो है वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। बट इसके पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं। अब आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये सारी चीजें पता होगी, बट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एक और मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है अभी देखेंगे, उसके पहले मैं आपको रिडक्शन का भी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका एक और मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा सबको, नहीं भी आता है तो एक बार मैं आपको सिखा देती हूँ। आई एम सो सॉरी। ओके, तो अभी देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले ना एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मैंने आपको बोला
कौन सा कंपाउंड लूँ मैं। सपोज मैंने बोला Al2SO4 होल 3, इसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे, ये बात हमें दिख रही है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है हमारा Al2SO4 होल 3, ये ऑन द होल क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सम ऑफ कैटायनिक चार्ज प्लस सम ऑफ अनायनिक चार्ज करूं, दैट शुड बी जीरो। क्योंकि अगर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, तभी तो कोई कंपाउंड ऑन द होल न्यूट्रल हो पाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al बी एक्स। हमने मान लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट Al का है वो x है, ठीक है। और हमें पता है जो SO4 होता है ये SO4 2 माइनस में एग्जिस्ट करता है, ये बात पता है ना हमें। कहाँ से आया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सब जानते हैं। H2SO4 दो प्रोटॉन लूज करके बना लेता है SO4 2 माइनस। तो सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस का चार्ज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अनायनिक चार्ज कैटायनिक चार्ज सबको ऐड कर देंगे। 1 मिनट। हाँ, तो देखो x माना था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम को। अब x लिखेंगे हम, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो इनटू 2 करना पड़ेगा, प्लस सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस का, तो मैंने लिखा -2। और कितने सल्फेट हैं, 3, तो मैं करूंगी इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं सॉल्व करूंगी, 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, +3। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की कितनी है, +3 है। अब सपोज मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया, सपोज मैंने आपको बोला कि H3PO4 है, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। फिर क्या करेंगे, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस बी एक्स। हमें पता है कि H पे +1 लेते हैं, O पे -2 लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, +1 फॉर हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 3, इंटू 3 करेंगे। x माना है हमने फॉस्फोरस का, और फॉस्फोरस एक ही है, तो कर देंगे +x प्लस ऑक्सीजन पे मैंने आपको बोला -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं, तो इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। सही है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 + x - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक मैं आयन वाला आपको, ये जो एग्जाम्पल है MnO4-, रेडॉक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, रेडॉक्स रिएक्शंस में, ठीक है। तो MnO4- में मैंने आपको बोला Mn का निकालो। तो क्या ये वाला जो, ये तो आयन है ना, न्यूट्रल नहीं है, इट इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ -1, एक नेगेटिव चार्ज है। तो हम इसको इज इक्वल्स टू 0 नहीं पुट कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, Mn का x मान लेंगे, लिखेंगे x, Mn कितना है, एक ही है, ठीक है। और प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है -2, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, इंटू 4 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। तो इसको आप सॉल्व करोगे, x - 8 इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से x आ जाएगा +7। सही है, तो ऐसे निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो कि अगर ClO4- है, इसमें मैं आपको बोलूं Cl का निकालो, तो Cl का आप x मान लोगे, O का होता है -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -1, तो x - 8 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू +7। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखेंगे वो देखो। देखो
सपोज हमारे पास एक ए था, न्यूट्रल था, ये कोई चार्ज नहीं है इस पे, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो मैं इस पे ऐसे जीरो लिख सकती हूँ, कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या किया, ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, राइट। तो अब बताओ, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, ये जाएगा ए प्लस में। देखो अगर ए न्यूट्रल था, सपोज ये अगर न्यूट्रल था तो इसके पास थे 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स। अब हमने क्या किया, इसमें से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे और ओवरऑल चार्ज आ रहा था 0। अब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, हमारे पास बच गया 9 इलेक्ट्रॉन्स 9 प्रोटॉन्स प्लस 1 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो 10 थे ना, तो ये दोनों मिला के 10 हो गए। अब क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर देगा, बट 1 पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन, ठीक है, तो इसीलिए ए प्लस बन जाएगा। अब फर्दर सपोज हमने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या होने वाला है, ए 2 प्लस में चला जाएगा। तो 0 से +1 +1 से +2 क्या हुआ, 0 से +1 +1 से +2। तो इस तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। मतलब जैसे जैसे एक न्यूट्रल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब सपोज हमारे पास फिर से कोई एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था बी, हाँ, हमारे पास सपोज फिर से कोई एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, हमने इस बार इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया। तो पहले सपोज 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, सॉरी ये 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, मतलब नेट 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया तो ये बन गया B2-। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा रहे हैं, 0 से -1 -1 से -2, राइट, 0 से -1 -1 से -2, इस तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि -1 ग्रेटर देन -2, ये बात सबको पता है ना। नंबर लाइन पे नंबर्स को जैसे कंपेयर करते हैं वैसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करते हैं। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो यहां से आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सीधा सा मतलब समझ आ गया कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब इतना हो गया हमारा, अब हम समझ सकते हैं अच्छे से गैल्वेनिक सेल को। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, गैल्वेनिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड, electrical current is produced as a result of, sorry, as a result of some spontaneous chemical change। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, कुछ स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज होती थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता था। अब फिजिक्स में सबने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब अगर सपोज चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बट स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा।
अगर चार्जेस स्टेशनरी हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। चार्जेस को मोशन में होना पड़ेगा, जब चार्जेस मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एक फॉर्मूला सबको पता होता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, I इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम T टाइम है। तो यहाँ से I का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, और यही से ये वाला डेफिनेशन आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये वाली बात सबको क्लियर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, अब ना गैल्वेनिक सेल का अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। गैल्वेनिक बोलो, डैनियल बोलो, सेम बात है। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। बेसिकली क्या हो रहा है कि एक कॉपर सल्फेट है जो कि कॉपर का सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर का सॉल्ट है, और उसमें हमने जिंक मेटल लिया है। तो जिंक क्या कर रहा है, फिर कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बना ले रहा है और कॉपर मेटल बन रहा है। काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जिंक कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर रहा है। और क्या हो रहा है, और क्या देख के पता लगा सकते हैं हम, यहाँ पे जो जिंक था ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बट यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहाँ पे जो कॉपर था ये था +2 में, और यहाँ पे जो कॉपर है ये है 0 में। मतलब जिंक जा रहा है Zn2 प्लस में, और कॉपर 2 प्लस जा रहा है कॉपर 0 में। 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन, +2 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रिडक्शन। मतलब इस गैल्वेनिक सेल में दो सेपरेट रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, Zn 0 है, सॉलिड होगा, जो कि कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस एक्वस में +2 इलेक्ट्रॉन। अब इस एक्वस का मतलब समझो, अगर सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो वो वाटर में ही होगा, और वाटर आपको पता है पोलर होता है, तो वाटर में आयंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि NaCl इन वाटर, तो क्या इसका मतलब आप ये समझते हो कि वाटर है और इसमें NaCl के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं? क्या आप ये समझते हो? अगर ये समझते हो तो ये गलत है। अगर मैं बोलूं NaCl इन वाटर, तो इसका मतलब होता है कि वाटर में Na+Cl- आयंस घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर Zn जो कि न्यूट्रल था, ये Zn2 प्लस में चला जाएगा, तो वो वाटर में चला जाएगा आयन बन के, और एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा Zn2 प्लस एक्वस। ठीक है, ओके। अब ये हो गया। वैसे ही अगर मैं रिडक्शन का भी डेफिनेशन लिखूं, तो रिडक्शन होगा Cu2 प्लस एक्वस था, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और जा रहा है Cu सॉलिड में। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो अब दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है, तो ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिंक ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे आके यूटिलाइज हो सकता है ना फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर 2 प्लस, है ना। तो इसके लिए हम ऐसा भी सेटअप सोच सकते हैं गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल का हम ऐसा भी सेटअप सोच सकते हैं कि हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने डाला CuSO4 सॉल्यूशन, और इसमें हमने डिप करा दिया Zn का रॉड। ठीक है, यही था हमारा। देखो, आप जो रिएक्शन हमने लिखा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो यही था, जिंक था और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था।
तो हमने सोचा ऐसे करते हैं कि एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें जिंक रॉड डिप करा दिया, रिएक्शन तो हो जाएगी, ठीक है। बट क्या यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो सकता है? इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो सकता है? यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट के लिए मैंने आपको बताया था कि चार्जेस का होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इलेक्ट्रिकल करंट तभी प्रोड्यूस होगा अगर चार्जेस मोशन में होंगे तो हमने ये सोचा कि अब हमें इलेक्ट्रिकल करंट तो प्रोड्यूस कराना है, उसके लिए हमें चार्जेस का मोशन कराना पड़ेगा। तो एक आइडिया हमें आया कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो ये जिंक वाला सेटअप है और जो ये कॉपर वाला सेटअप है, इनको अगर हम सेपरेट करके रख दें तो फिर जो इलेक्ट्रॉन जिंक के केस में प्रोड्यूस होंगे उनको ट्रैवल करके कॉपर के पास जाना पड़ेगा फॉर रिडक्शन। तो वहां से चार्जेस का मोशन हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि जिंक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में जिंक रॉड डालने की जगह पे हमने ऐसा सेटअप सोचा। हमने 2 बीकर्स लिए, एक में हमने डाला ZnSO4 सॉल्यूशन एंड जिंक रॉड, दूसरे में हमने डाला CuSO4 सॉल्यूशन एंड इसमें हमने लगा दिया Cu रॉड, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे होता था ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे रिडक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स अब प्रोड्यूस होंगे उनको ट्रैवल करके यहाँ तक जाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सपोज प्रोड्यूस हुए, ठीक है, तो ये कूद के तो जाएंगे नहीं यहाँ से यहाँ पे, तो इन दोनों को ऑब्वियसली हमें वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। अब गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट साइड पे हमने सेटअप बनाया है इसको हम बोलते हैं एनोड और जो राइट साइड पे बनाया है इसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड का सिंपल सा डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एनोड का डेफिनेशन हो जाता है इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। वैसे ही कैथोड का डेफिनेशन हो जाता है इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। सही है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो काम कैसे करता है गैल्वेनिक सेल, वो देखेंगे थोड़ा सा। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ। सॉल्यूशन में हमने लिया था क्या, ZnSO4। ZnSO4 टूटेगा किस में, Zn2 प्लस में प्लस SO4 2 माइनस में। अब अगर सपोज हमने पूरे बीकर में एक मॉलिक्यूल तो लिया नहीं होगा ZnSO4 का, सपोज मैंने 10 लिया, अगर मैंने 10 ZnSO4 लिया है तो 10 Zn2 प्लस होगा एंड 10 SO4 2 माइनस भी होगा। क्लियर है इतनी बात? अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnSO4 लिए हैं तो वो जब टूटेगा तो क्या बनेगा, 10 Zn2 प्लस एंड 10 SO4 2 माइनस। अब हमने यहाँ पे लगाया था जिंक रॉड और जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही थी, एनोड पे हो रहा था कि जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब Zn2 प्लस बना तो बन के मैंने आपको क्या बोला, अब ये आयन है तो अब ये एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में चला जाएगा और एक्वस हो जाएगा। तो सपोज हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnSO4 थे जो 10 Zn2 प्लस 10 SO4 2 माइनस दे रहे थे और एक Zn का एटम ऑक्सीडाइज होके Zn2 प्लस बन के सॉल्यूशन में आ गया। तो अब क्या होने वाला है कि SO4 2 माइनस तो 10 ही रहेगा,
पहले 10 था जो ZnSO4 से आ रहा था, अब भी 10 रहेगा, बट Zn2+ 10 पहले से था, एक ऑक्सीडेशन के बाद बन गया, Zn2+ हो जाएगा 11, है ना। तो जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन प्रोसीड करेगा, एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड पे क्या होने वाला है, 1 सेकेंड, एनोड पे क्या होने वाला है, एक्सेस ऑफ Zn2+, बताओ, है ना। एनोड पे क्या होने वाला है, एक्सेस ऑफ Zn2+। अब बात करते हैं कैथोड की, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमने लिया था CuSO4 और इसमें हमने डिप किया था Cu रॉड, राइट। कैथोड पे हमने लिया था CuSO4 और उसमें डिप किया था Cu रॉड। तो सपोज मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 के लिए थे, तो ये जब टूटेगा तो प्रोड्यूस करेगा 10 Cu2 प्लस 10 SO4 2 माइनस, राइट। ठीक है। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होने वाली थी कि Cu2+ जो सॉल्यूशन में था, आयन है तो सॉल्यूशन में होगा ना, Cu2+ जो सॉल्यूशन में था ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रॉड पे चला जाएगा। ठीक है। तो अगर सपोज 10 Cu2+ प्रोड्यूस हुआ सॉल्ट से, उसमें से एक Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 9 Cu2+, क्योंकि 10 प्रोड्यूस हुआ था जिसमें से एक रिड्यूस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, तो क्या बचा हमारे पास 9 Cu2+ प्लस 10 SO4 2 माइनस, राइट। तो कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे होने वाला है, कैथोड पे होने वाला है एक्सेस ऑफ SO4 2 माइनस। बताओ क्लियर है। एक्सिस क्यों बोल रही हूं मैं, जब तक नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ अनायंस सेम होते हैं तब तक सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। पहले तो यही था ना, 10 Zn2+ था, 10 SO4 2 माइनस था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना था, तो हमने मान लिया कि एक जिंक एटम ऑक्सीडाइज होके Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या सीन है कि 10 Zn2+ पहले से था, एक और आ गया तो 11 Zn2+ हो गए, बट SO4 2 माइनस पहले भी 10 थे, अब भी 10 है। तो 10 SO4 2 माइनस 10 Zn2+ को न्यूट्रलाइज कर देगा, बट 1 Zn2+ तो एक्सिस में है ना। ऐसे ही धीरे धीरे और भी जिंक के एटम्स ऑक्सीडाइज होंगे और एनोड पे एक्सेस ऑफ Zn2+ हो जाएगा। वैसे ही कैथोड पे पहले न्यूट्रल था, 10 कैटायन 10 अनायन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, बट जो हमारा Cu2+ है इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आए, एनोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और वो कैथोड पे गया वायर के थ्रू, एक Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या हुआ कि Cu2+ का एक कम हो गया, है ना। तो Cu2+ हमारे पास 9 और SO4 2 माइनस पहले भी 10 अभी भी 10, 9 Cu2+ 9 SO4 2 माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट एक SO4 2 माइनस एक्स्ट्रा है, इसीलिए कैथोड पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा आयंस हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आयंस जो एनोड पे Zn2+ एक्स्ट्रा है और जो कैथोड पे SO4 2 माइनस एक्स्ट्रा है, हम चाहते हैं कि सेल अगर वर्क करता रहे तो हमें इनको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, है ना। हमें इनको न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, इसीलिए हम दो सेल के बीच, दोनों इसके बीच लगाते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। कुछ ऐसा सा दिखता है सॉल्ट ब्रिज, इन्वर्टेड यू शेप का होता है और ग्लास का बना होता है। इसके अंदर हम लेते हैं कोई सा भी सॉल्ट, एक सॉल्ट और अगर अगर, ठीक है। अगर अगर कुछ जेली टाइप सब्सटेंस होता है, मेन जो सॉल्ट हम लेते हैं, तो कौन सा सॉल्ट लेंगे ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हम पढ़ते हैं बीएससी में, जब आप केमिस्ट्री ऑनर्स करोगे अगर तो आप पढ़ोगे वहां पे। ठीक है। तो सॉल्ट कौन सा लेते हैं कौन सा नहीं, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा दूंगी, वो सारे ले सकते हैं। सपोज हमने लिया KCl,
सपोज हमने लिया KCl, तो KCl टूटता है K प्लस में एंड Cl माइनस में, तो इसका जो अनायनिक पार्ट है ये जाके इसको न्यूट्रलाइज करा सकता है ना, क्योंकि पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन कराएगा, नेगेटिव। यहाँ पे एनोड पे एक्सेस हो रहा था कैटायन का, तो जो सॉल्ट ब्रिज में हमने सॉल्ट लिया उसका अनायनिक पार्ट जाके एनोड वाले उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो सॉल्ट ब्रिज में हमने सॉल्ट लिया उसका जो कैटायनिक पार्ट है वो जाके कैथोड पे न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, क्योंकि कैथोड पे एक्सेस था नेगेटिव चार्ज का और एनोड पे एक्सेस था पॉजिटिव चार्ज का, है ना। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जिसमें हम सॉल्ट लेते हैं। अब हम देखेंगे सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, हेडिंग डालेंगे सॉल्ट ब्रिज। वन मिनट। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज मैंने आपको पहले ही बताया, इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। कैसा दिखता है, कुछ ऐसा सा दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड यू शेप। दूसरी चीज है मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ होता है। तीसरी चीज है कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं, KCl, AgNO3, KNO3, ठीक है, एक्सेट्रा। कौन से हो सकते हैं ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब अगर मैं बताऊं आपको फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज एक्ट्स एज ब्रिज, सेकेंड होता है कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स। अब हाफ सेल्स क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, कनेक्ट टू हाफ सेल्स। थर्ड होता है कंप्लीट सर्किट, और फोर्थ होता है मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाला पॉइंट मैंने भी आपको अच्छे से समझाया है कि कैसे मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, करेक्ट है। ये थे फंक्शंस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है हाफ सेल, तो हाफ सेल क्या होता है, देखो जो एनोड होता है ना, एनोड प्लस कैथोड ये मिलके बनाते हैं कंप्लीट सेल, ठीक है। और अगर मैं बोलूं सिर्फ एनोड या सिर्फ कैथोड, तो इसको हम बोलते हैं क्या, हाफ सेल, ठीक है। एनोड प्लस कैथोड को हम बोलते हैं सेल, और इधर एनोड और कैथोड अगर हम एक की बात कर रहे हैं या तो एनोड या कैथोड, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हाफ सेल, ठीक है। तो अभी के लिए ये बस आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, अभी के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो तब तक आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैप्पी लर्निंग।